हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आप सभी के लिए ये क्लासें ब्रह्मास्त्र का काम करेंगी। आपकी परीक्षा में आपको 8 से 10 नंबर इन सवालों से आपको मिलने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। अगर आपका एमटीएस का एग्जाम बाकी है तो आप एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर सारे सवाल बनाए गए हैं। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। अजय बंगा को किया गया है, थॉमस बॉक को किया गया है, इन्फेंटिनो को किया गया है, गिलबर्ट को किया गया है। दोस्तों आरओ की परीक्षा में पूछा गया सवाल है विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है अजय बंगा को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं विश्व बैंक को लेकर। आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक इसकी स्थापना कब हुई थी। 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। 44-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में, ब्रेटन वुड सम्मेलन में। इसको आप नोट कर लें, सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। विश्व बैंक और दोस्तों आईएमएफ, कौन कौन से दोस्तों, विश्व बैंक और आईएमएफ, इन दोनों को आपस में क्या कहा जाता है, जुड़वा बहनें कहा जाता है। और इनकी स्थापना कब हुई थी, 1944-45 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। और इनका हेडक्वार्टर यानी कि इनका मुख्यालय ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। इतनी बातें आपको नोट करनी है। विश्व बैंक से आपसे और क्या सवाल पूछा सकता है वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रसद, दोस्तों क्या होता है, रसद प्रदर्शन सूचकांक, रसद प्रदर्शन सूचकांक, ये दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया, विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और इसके अंदर भारत देश की 2023 में कौन सा स्थान है, ये दोस्तों 38वां स्थान है भारत देश का। इसको भी आपको नोट करके रखना है। इसी को कहते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। दोस्तों अगर आपको लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पूछा जाए या रसद प्रदर्शन सूचकांक पूछा जाए, दोनों एक ही बात है। और किसने जारी किया, विश्व बैंक ने। और दोस्तों भारत का कौन सा स्थान है, 38वां स्थान है विश्व बैंक। दोस्तों आपको याद होगा वन्य जीव बॉन्ड गारंटी जारी करने वाला एकमात्र बैंक कौन सा, विश्व बैंक। किसके लिए जारी किया गया था, काले गेंडों के संरक्षण के लिए। विश्व बैंक से जितने सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में मैंने आपको नोट करा दिए। दोस्तों कमेंट करके बताइए थॉमस बॉक ये किसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। बात करते हैं गिलबर्ट को लेकर। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, गिलबर्ट। इसको भी आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सारंगी वादक नहीं है, सुल्तान खान, अब्दुल लतीफ खान, अमजद अली खान, अब्दुल करीम खान। मैंने कल की क्लास में आपको दोस्तों शहनाई वादक नोट कराए थे, आज मैं आपको यहाँ पर सारंगी वादक नोट कराने वाला हूँ। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सारंगी वादक नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है ये अमजद अली खान। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सारंगी वादक नहीं है, ये कौन है, सरोद वादक हैं। कौन, सरोद वादक। इसको आप नोट कर लें। दोस्तों ये सुल्तान अली खान और अब्दुल लतीफ खान और अब्दुल करीम खान, इन तीनों का संबंध किससे है, सारंगी वादक। आपकी परीक्षा में एसएससी जरूर सवाल पूछता है कौन सा वाद्य यंत्र किससे संबंधित है, इसको आप नोट करके रखें। अमजद अली खान इनका संबंध किससे है, सरोद वादक। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत में एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में, 1975 में, 1982 में, 1984 में। सवाल एमटीएस में पूछा गया है और आपकी परीक्षा में रिपीट होने वाला सवाल है। भारत में एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है 1982 में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ था, नई दिल्ली में पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। इसको भी आपको नोट करके रखना है, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। दोस्तों महत्वपूर्ण नदियां और उनके उद्गम स्थान मैं आपको यहां पर नोट कराता हूं, इनको आप नोट कर लेना। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो आपको ध्यान में रखना है अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। नर्मदा नदी के अलावा सोन नदी भी निकलती है। कौन सी,
नर्मदा नदी और सोन नदी, ये दोनों नदियां अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं, इनको आप याद कर लें। बात करते हैं कृष्णा नदी, ये कहां से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से। महाबलेश्वर, ये दोस्तों महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कौन सी? कृष्णा नदी। कावेरी नदी दोस्तों कहां से निकलती है? कोडागू जिला, ये दोस्तों कोडागू जिले से निकलती है कौन सी? कावेरी नदी। इसको भी आप नोट करके रखें, सवाल है परीक्षाओं में रिपीट सवाल है। बात करते हैं गोदावरी, ये निकलती है त्र्यंबकम की पहाड़ी से। त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों कौन सी नदी? तो आपको याद रखना है ये गोदावरी नदी, इसको भी आप नोट कर लें। ये चारों सवाल आपकी परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं। अब आप कमेंट करके बताएं नागार्जुन सागर बांध ये किस नदी पर स्थित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि चैलम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर, मिजोरम, झारखंड, उड़ीसा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं दोस्तों, सवाल को बहुत सही से पढ़िएगा। चैलम लोक नृत्य, इसका संबंध दोस्तों कहां से है? तो आपको नोट करके रखना है, इसका संबंध है मिजोरम से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। इसका आंसर आप इसका आंसर मणिपुर मत लगा के आइएगा, क्योंकि दोस्तों आपने मणिपुर से भी कुछ नाम सुने होंगे। कौन कौन से? पुंगचोलम, पुंगचेलम। दोस्तों ये पुंगचेलम ये कहाँ पर मनाया था? ये मनाया था मणिपुर में। लेकिन चैलम ये दोस्तों कहाँ का है? ये मिजोरम का है। मिजोरम का एक लोक नृत्य और है, कौन कौन सा? चाप चार कूट महोत्सव, चाप चार कूट महोत्सव, चाप चार कूट महोत्सव, ये कहाँ का? ये भी मिजोरम का है, इसको भी आप नोट करके रखें। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। झारखंड, आपको मैंने कल नोट कराए थे कर्मा, कर्मा कहाँ का है? झारखंड। छऊ कहाँ का है? झारखंड। पाइका, छऊ हो गया, पाइका हो गया। जट जाटिन, इसके अलावा दोस्तों एक और सरहुल, ये सबके सब कहाँ से संबंधित हैं? आपको मैंने कल नोट करा दिए थे, झारखंड से संबंधित हैं। इसको भी आपको नोट करके रखना है, सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों उड़ीसा के एक से दो चीज़ें मैं आपको और नोट करा देता हूँ। अगर आपसे कमेंट में दोस्तों उड़ीसा को याद रखना है, पाइका, ये पाइका का आयोजन उड़ीसा में भी होता है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर आंसर देना होगा। दोस्तों उड़ीसा संबंधित क्या है? पाइका। और दोस्तों घुमरा, कौन सा दोस्तों? घुमरा कहाँ का? ये भी उड़ीसा का ही है। और दोस्तों रणपा नृत्य, कौन सा? रणपा नृत्य कहाँ का है? ये भी उड़ीसा का है। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रस्किन बॉन्ड की नहीं है? यानी कि दोस्तों रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें मुझे आपको नोट करानी थी। आप दोस्तों देख रहे होंगे रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें आपकी परीक्षा में मोस्टली रिपीटेड सवाल बने हैं। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी नहीं है? द ब्लू अम्ब्रेला नहीं है, डॉलर बहू नहीं है, मसूरी की सड़कें नहीं है, एंग्री रिवर नहीं है। तो आपको नोट करके रखनी है डॉलर बहू, ये दोस्तों रस्किन बॉन्ड की पुस्तक नहीं है। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति की पुस्तक है। किसकी? सुधा मूर्ति, इनकी पुस्तक है, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों द ब्लू अम्ब्रेला आपके एमटीएस में पूछा गया सवाल। मसूरी की सड़कें और एंग्री रिवर, ये सबकी सब किसकी पुस्तकें हैं? रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें हैं, इनको भी आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया कि बास्केटबॉल के खेल की समय अवधि कितनी होती है? दोस्तों आपने देखा होगा बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, या तो इनके खिलाड़ी आपसे पूछ रहा है या इनके दोस्तों जो खेल है उसका समय आपसे पूछ रहा है। आपको नोट करके रखना है बास्केटबॉल, इस खेल की समयावधि कितनी होती है? 10 से 12 मिनट। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों 45 मिनट के दो सेट, ये किसके अंदर होते हैं? तो आपको याद होगा फुटबॉल। दोस्तों फुटबॉल के खेल का कुल समय कितना होता है? 90 मिनट। और दोस्तों 45 मिनट के दो खेल होते हैं 15 मिनट के ब्रेक के साथ, आपको नोट करके रखना है। अब आप कमेंट करके बताएं फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर दोस्तों अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आप
कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम देने वाले हो तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, रेगुलर इस क्लास को लीजिएगा। 100% आपकी परीक्षा में आपको सवाल देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसका अनुच्छेद कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल और रिपीटेड सवाल है एमटीएस का। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25 है। तो आपको नोट करना है, कारखानों में छोटे बच्चों से आप कार्य नहीं करा सकते हो, यानी कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 24। आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए शोषण के विरुद्ध से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24। लेकिन कारखानों वाला दोस्तों कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल नंबर 24। मानव अंगों की तस्करी पर रोक, यानी कि दोस्तों उसके देह की दुर्व्यापार से संबंधित रोग किसके अंदर है? आर्टिकल नंबर 23A। आपको इसको भी आप याद रखना है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21। इसमें क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 21 में है। आर्टिकल नंबर 25 में क्या है? तो आपको याद होगा अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अंदर है? तो आपको नोट करके रखना है, ये आर्टिकल नंबर 25 में है। आपको दोस्तों परीक्षा में सवाल पूछा गया था कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 ये किससे संबंधित है? ये दोस्तों अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता, एक ही बात है, इसको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा? दोस्तों आपको बता दें 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो आपको पता होना चाहिए 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 86वां संविधान संशोधन कब का है? वर्ष 2002 का। अब दोस्तों बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन को लेकर। आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर होता है 42वां संविधान संशोधन कब का है? 1976 का। और फिर हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों कब जोड़ा गया था? तो आपको याद रखना है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था और 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको भी आप नोट करके रखें। सरदार स्वर्ण सिंह समिति आर्टिकल 51A, इसी के द्वारा दोस्तों शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, माप तौल है, इन सबको संवर्ती सूची में डाला गया था। बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन को लेकर। ये कब का? वर्ष 1978 का है 44वां संविधान संशोधन है। इसी के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों ये संपत्ति का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग 12 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको तो आप स्टार लगा के रखें। 73वां संविधान संशोधन आपको याद होगा 1992 का अधिनियम है। कब का? 1992 का अधिनियम है। लागू कब हुआ? 1993 में। और दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? तो आपको याद होना चाहिए, ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य नहीं है, यानी कि दोस्तों भारत का कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड, सिक्किम। तो आप सबको पता होगा दोस्तों नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? आपका पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, सिक्किम और उत्तर प्रदेश, और एक कौन सा दोस्तों? बिहार। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? असम। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है बांग्लादेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। यह सवाल मैं अब तक 2 से 3 बार आपको करा चुका हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे? आपसे सवाल पूछा गया था एमटीएस में कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते थे। आपसे दोस्तों सवाल पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो आपको ध्यान में रखना है भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। और दोस्तों कुल कितने गोल्ड मेडल जीते थे? 22 स्वर्ण पदक जीते थे। आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। इसके अलावा 16 पदक दोस्तों कैसे थे? रजत पदक थे। इसको भी आप नोट कर लें। रजत पदक कहते थे 16 है, और 23 कहते थे जो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल थे, यानी कि सिल्वर मेडल, सॉरी दोस्तों ब्रॉन्ज, ये दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल थे। इसको भी आपको नोट करके रखना है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगर आपसे पूछा जाए कुल कितने पदक जीते थे, 61 पदक कुल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड थे, 16 रजत थे और 23 ब्रॉन्ज मेडल थे। इसके अलावा 19 पदक दोस्तों भारत ने किसके अंदर जीते थे, टोक्यो पैरा ओलंपिक। इसको भी आप नोट करें, टोक्यो पैरा ओलंपिक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, 19 पदक जीते थे। अब दोस्तों बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम को लेकर। कॉमनवेल्थ गेम, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कौन से क्रम का था, 22वें क्रम का था। और भारत का कौन सा स्थान आया था, चौथा स्थान आया था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। आपको दोस्तों याद होगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब बात करते हैं अकबर। अकबर के द्वारा दोस्तों क्या कराया गया था, बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, अकबर के द्वारा। औरंगजेब, बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा, इसका निर्माण किसने कराया था, औरंगजेब ने। इल्तुतमिश, कुतुब मीनार का, कुतुब मीनार का। ये सब सवाल मैं कई बार आपको नोट करा चुका हूं, इनको आप नोट करके रखें। एसएससी के दोस्तों एक तरीके से सबसे फेवरेट सवाल मैं आपको करा रहा हूं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, भारत, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। तो आपको दोस्तों याद होगा संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था, ये न्यूयॉर्क में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों जल की बात आई है तो आपको याद होगा जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाया जाता है जल दिवस। अब दोस्तों न्यूयॉर्क को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है, यूएनओ। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में। और यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसमें कितने अंग होते हैं, 6 अंग होते हैं, आपको याद होगा। दोस्तों ये सब सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में रिपीटेड सवाल हैं। स्विट्जरलैंड दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ, स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय स्थित है, तो आपको याद होगा स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में IUCN, और दोस्तों इसके अलावा WWF, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में किसका मुख्यालय स्थित है, WWF और IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी फुल फॉर्म में कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। बात करते हैं जर्मनी। जर्मनी के दोस्तों वॉन शहर में, जर्मनी के एक वॉन शहर है, यहाँ पर दोस्तों किसका मुख्यालय स्थित है, UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जर्मनी के वॉन शहर में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, कैसे लग रहे हैं आज के सवाल। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें और लाइक जरूर कर दें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। आप सब जानते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार कितना महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है पूरे साल की परीक्षाओं के लिए। आपकी परीक्षा में अब तक चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पूछ लिया गया है। कल मैंने आपको रसायन के नोबेल पुरस्कार नोट कराए थे, आज मैं आपको भौतिकी के नोबेल पुरस्कार नोट करा रहा हूँ। इनको आप नोट कर लें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दे के जाएंगे सवाल। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है एंटन जिलिंगर, जॉन क्लोजर, एलियन एस्पेक्ट, इन तीनों लोगों को दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं नोबेल पुरस्कार को लेकर। नोबेल पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। और दोस्तों जो अर्थशास्त्र वाला नोबेल पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी, जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। दोस्तों 1901 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, लेकिन जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत बाद में हुई थी। उसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे, दोस्तों हमारा सवाल था पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अवगत करते हैं, यानी कि दोस्तों किससे व्यक्त करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको आप ठीक कर लेंगे। किससे व्यक्त करते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता को किससे व्यक्त करते हैं, डेसिबल से करते हैं, ऑक्टेन नंबर से करते हैं, हर्ट्ज से करते हैं, कैंडेला से करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों ऑक्टेन नंबर से की जाती है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। डेसिबल से दोस्तों क्या मापते हैं, ध्वनि, कल ही मैंने नोट कराया था। ध्वनि किससे मापते हैं, डेसिबल। हर्ट्ज से दोस्तों क्या मापते हैं, आवृत्ति, आवृत्ति किससे मापते हैं, हर्ट्ज से। कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता।
इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, पेट्रोलॉजी, फाइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो आपको ध्यान में रखना है चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये दोस्तों पेट्रोलॉजी कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं एपिग्राफी, ये होता है अभिलेखों का अध्ययन, ये होता है अभिलेखों का अध्ययन, इसको भी आप नोट करें। फाइकोलॉजी, ये दोस्तों क्या होता है? सवालों का अध्ययन, मैंने आपको कई बार नोट कराया है, ये सवालों का अध्ययन होता है। और माइकोलॉजी ये कवकों का अध्ययन होता है। किसका? कवकों का अध्ययन होता है। और सवाल और कवक को किस में रखा गया है? थैलोफाइटा में, थैलोफाइटा में। इसको आप नोट करके रखें, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप कमेंट करके बताएं विटीकल्चर, कौन सी? विटीकल्चर, विटीकल्चर का संबंध किसकी खेती से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन कथकली से संबंधित नहीं है? कृष्ण नायर, कृष्णन कुहरी, आनंद शिवरामन, कल्याणी अम्मा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कथकली से कौन संबंधित नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों कल्याणी अम्मा संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से, मोहिनी अट्टम। दोस्तों इन सवालों को लेने का सिर्फ एक मतलब रहता है कि आपको 3 ऑप्शन याद कराया जा सके। दोस्तों कथकली से कौन कौन संबंधित है? कृष्ण नायर, आपसे इसका नाम पूछ सकता है। कृष्णन कोहरी, आपके सामने ये सवाल आ सकता है। आनंद शिवरामन, आपके सामने ये सवाल आ सकते हैं। इन तीनों का संबंध किससे है? तो आपको याद होगा कथकली से संबंधित हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है राधा रेड्डी। कौन दोस्तों? राधा रेड्डी। राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कर्जन। तो आपको नोट करके रखना है, द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और द्वैध शासन तंत्र है कब का? 1919 का है। इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मनीषा कल्याण का संबंध कौन से खेल से है? टेबल टेनिस से संबंधित है, फुटबॉल से है, पैदल चाल से है, बॉक्सिंग से है। तो आपको ध्यान में रखना, मनीषा कल्याण इनका संबंध है फुटबॉल से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। टेबल टेनिस, शरद कमल अंचिता, इनका नाम तो आप रट डालिए, शरद कमल अंचिता, इनका संबंध किससे? टेबल टेनिस। पैदल चाल दोस्तों भावना जाट, भावना जाट, इनका संबंध किससे है? पैदल चाल से। बॉक्सिंग से दोस्तों आपको 4 नाम याद रखने हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022-2023 इसका आयोजन अपने भारत के नई दिल्ली में हुआ है। और दोस्तों 4 महिलाओं ने इसको जीता है। कौन कौन सी हैं? निखत जरीन, नीतू घंघास, स्वीटी बुरा और लवलीना बोरगोहन। इन चारों का संबंध किससे है? बॉक्सिंग। इसको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का अगला और अंतिम सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भानुगुप्त, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा। दोस्तों आपको याद होगा भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? विष्णुगुप्त को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें। सवाल आपकी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं भानुगुप्त। दोस्तों इनके समय में सती प्रथा का पहली बार उल्लेख हुआ था, और ये दोस्तों किस अभिलेख से संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बता देना है। तब तक दोस्तों मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जैसे कि समुद्रगुप्त। माफ कीजिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को, ना कि विष्णुगुप्त को। इसको आप थोड़ा ठीक कर लेंगे। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों कुमारगुप्त कहाँ गया? कुमारगुप्त, इसको लिखिएगा पहले, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त इन्होंने दोस्तों क्या किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन से? नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। और भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त दोस्तों कौन थे? वीणा वादक थे। ये महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, वीणा वादक थे समुद्रगुप्त, इसको भी आप ध्यान में रखें। भानुगुप्त दोस्तों इनके समय क्या हुआ था? सती प्रथा का दोस्तों पहली बार उल्लेख हुआ था। और दोस्तों ये किस अभिलेख से संबंधित है? तो आपको नोट कर लेना है, एरन अभिलेख। इसको आप नोट कर लें, एरन अभिलेख। आपसे सती पूछा जाएगा कि सती प्रथा का उल्लेख कौन से अभिलेख मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है, इसको भी आप नोट कर लें।
उम्मीद करता हूँ आपने सारे सवालों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा। कमेंट करके बताएं इन 20 सवालों में से आपको कितने सवाल आते थे, अपना स्कोर आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसका जो लिंक है मैंने उसको कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर रखा है, उस पर आप जाकर वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।